तो अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। देखो आपकी फर्स्ट पेपर चल रहा है, ठीक है, और आपका जो ये पेपर है उसमें क्या है कि आपको एल्गी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली बात, एल्गी मतलब शैवाल, ठीक है। 4 यूनिट है और फर्स्ट यूनिट के अंदर तो क्या है, एल्गी का कॉमन कैरेक्टर्स है ना, यानी एल्गी होते कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जनन करते हैं, ठीक है, नॉर्मल लाइफ और उसके जीवन चक्र। उसके बाद दूसरा है जिसमें आपके एग्जाम्पल्स वगैरह मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एल्गी का हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया, ऑसिलेटोरिया, है ना। अगला हम क्या पढ़ रहे हैं आज, नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक की वर्गीकरण की स्थिति पढ़ ली थी, थैलस संगठन पढ़ लिया, प्राप्ति स्थल पढ़ लिया, क्या पढ़ना है, कोशिका संरचना। अच्छा, इसमें एक खास बात, उसके थैलस संगठन में एक छोटी सी पॉइंट और लिखिए, हेटेरोसिस्ट, हेडिंग डालिए हेटेरोसिस्ट, यानी ऐसी संरचना होती है जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये इसी की वजह से करता है। ठीक है। अनिश्चित अंतराल पर बड़ी हल्के पीले रंग की गोल मोटी भित्ति वाली कोशिका होती है, लिखिए। ट्राइकोम मतलब शैवाल का तंतु, ठीक है। उसकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो जब तंतु रूप में होता है तो उसके शरीर के तंतु रूप को ही क्या बोलते हैं, ट्राइकोम, ठीक है। याद फिर से कर लेना, नॉस्टॉक के ट्राइकोम में अनिश्चित अंतराल पर उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फिक्सेशन करने की इसके अंदर क्षमता होती है, हेटेरोसिस्ट कहलाती है। देखो एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे लिखो, है ना, पूरी रामायण जैसे किताबों में ज्यादातर लिखा रहता है कि हेटेरोसिस्ट जो है वो एक ऐसी संरचना होती है जिसमें क्या है, पूरा ट्राइकोम है। ट्राइकोम में ज्यादातर कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, मोटी होती हैं, पतली होती हैं, है ना। फिर उसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके चारों तरफ म्यूकस आ जाएगा, कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, उनका रंग थोड़ा हल्का पीला हो जाता है, फिर वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एक तरीका तो यह है कि तुम ऐसे रामायण के तरीके से लिखो। दूसरा तरीका यह है कि आप कम शब्दों में पूरा सार लिख दो। अब आपसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन कोई पूछ ही नहीं पाएगा कि आपको ये काम क्या करती है, क्योंकि आपको वैसे ही लिख दिया आपने, तो आपने डेफिनेशन में ही बहुत कुछ क्लियर कर दिया ना।
तो इसलिए ये तरीका बहुत सही रहता है कि छोटी से छोटी तरीके से आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे दो। समझ आ गई बात? ये जैसे आपसे मान लो कभी वाइवा में पूछा जाए, ये तरीका वाइवा में सही रहता है। वाइवा में आपसे पूछा गया हेटेरोसिस्ट क्या होता है, बताओ बेटा, शैवाल में आपने पढ़ा होगा, तो आप डेफिनेशन ही ऐसी बोलो, क्योंकि अगर आपने इतना बोला ना वो सर शैवालों में होती है, अच्छा कहाँ होती है, क्या करती है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। आपने एक ही ऐसी डेफिनेशन दी कि फिर क्वेश्चन टॉपिक बदलना पड़ सकता है, हो सकता है, हालांकि टीचर्स के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से ऑथेंटिक जानकारी दीजिए। तो जब एक ही बार में पता चल जाएगा ना आपको कि नॉस्टॉक क्या के अंदर क्या होता है, आपने कल डायग्राम बनाया था, ऐसे बनाया था, ये तंतु है उसका, इसमें कोई कोशिका मोटी भित्ति वाली हो जाएगी, ठीक है, उसके चारों तरफ ये कंडीशन होगी, बोलो यही था ना। तो इसका मतलब ये क्या करती है, हेटेरोसिस्ट लिखी थी जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, ठीक है। तो आपको फटाफट ये पता होना चाहिए किसमें मिलेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन ही आपने पूरी ये दी है कि नॉस्टॉक के ट्राइकोम में उपस्थित ऐसी संरचना जो हल्के पीले रंग की होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, अंतस्थ या अंतर्वेशी स्थिति पर होती है, यानी कि या तो सेंट्रल एरिया में होगी या फिर अंतर्वेशी मतलब यहाँ है ना, इस कंडीशन में बीच में होगी कहीं, या फिर अंतस्थ यानी कि सिरे पर होगी ऐसे। उसके बाद आगे लिखो आप लोग कि हेटेरोसिस्ट के दोनों जो सिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ध्रुवीय सिरे। जैसे ये है हेटेरोसिस्ट, ठीक है, तो इसके जो हिस्से होंगे दोनों उन्हें क्या बोलेंगे, ध्रुवीय छिद्र पाए जाते हैं। आगे लिखिए इसमें, हेटेरोसिस्ट के सिरों पर ध्रुवीय छिद्र उपस्थित होते हैं। और वहां पे कोशिकाएं, जो कोशिका भित्ति है ना ध्रुवीय छिद्र की, और जब मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय ग्रंथि, या ऐसे लिखिए मोटी होकर। ध्रुवीय ग्रंथि बनाती है, ठीक है। ज्यादातर जो हेटेरोसिस्ट होती है वो कैसी होती है, एकल, सॉलिटरी, है ना, एकल होती है। लेकिन कभी कभी कुछ ही पौधे, कुछ शैवाल ऐसे भी है, नॉस्टॉक कुछ जाती है ऐसी जिनमें 2 या 3 हेटेरोसिस्ट एक साथ पाई जाती है, ठीक है। ज्यादातर कंडीशंस में कैसी होगी, एकल, अकेले रहेगी, आसपास नॉर्मल सेल रहेंगे, ठीक है, किसी को टिकने नहीं देती अपने आसपास, ठीक है ना अभिषेक। आगे लिखो इसमें कोशिका संरचना, ठीक है, मिटा दूं, आगे लिखिए, किसकी कोशिका संरचना पढ़ रहे हैं, नॉस्टॉक की, ठीक है। और नॉस्टॉक क्या है, शैवाल है, ठीक है, हाँ ये याद रखना। तो तंतु कोशिका संरचना की बात करें तो देखो भाई, कोशिका में क्या है आपने पहले ही पढ़ लिया है, नीला हरे रंग की इसकी कॉलोनी दिखाई देती है। नीले हरे का मतलब साइनोफाइसियन होगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऐसा, यानी कि इसको क्या मानेंगे, प्रोकैरियोटा लिखा है ना आप लोगों ने आगे, प्रोकैरियोटिक है,
यानी कि इसमें यूकैरियोटिक स्थिति तो है नहीं, तो यूकैरियोटिक स्थिति नहीं है तो ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना सुव्यवस्थित केंद्रक होगा, अंतःप्रद्रवी जालिका वगैरह नहीं होगी। इसके अलावा कोशिका भित्ति जो है ना, वो नॉर्मल होगी, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड वगैरह की। और दूसरी चीज, क्योंकि नीले हरे हैं यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल कुछ मात्रा में होगा, तो अपना भोजन बनाने की क्षमता भी स्वयं की होगी। तो अब इसकी जो संरचना है वो लिखिए आप लोग। सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें, कैसी कोशिका होती है, कोशिका का प्रकार। सबसे पहले देखो कोशिका, कोशिका किस कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक। कॉपी ऐसे लिखी जाती है, पता है कि मतलब कोई पढ़े तो ऐसे कि जैसे आप किसी छोटे बच्चे को समझा रहे, अपनी से छोटे बच्चे को। कोशिका प्रोकैरियोटिक है, फिर उसके बाद कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति कैसी होगी, 2 स्तर की होती है, एकल नहीं होती है, डबल होती है, द्विस्तरीय होती है। और किसकी बनी होगी, बाहर की तरफ से सेल्यूलोज और अंदर की तरफ से म्यूकोपेप्टाइड, द्विस्तरीय होती है। बाह्य भित्ति और अंतः भित्ति या आंतरिक भित्ति। बाह्य भित्ति किसकी बनी हुई होगी, सेल्यूलोज की, वेरी गुड। और दूसरी म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। उसके बाद आगे लिखिए, क्योंकि नॉनस्टॉक है तो जीव कोशिका भित्ति के बाहर क्या होता है, पेक्टिन का आवरण होता है। इसमें लिखिए सेल वॉल। सेल वॉल मतलब, सेल मतलब कोशिका, वॉल मतलब दीवार, दीवार को क्या कहते हैं, भित्ति। तो सेल वॉल के बाहर पेक्टिन, पेक्टिन की सतह होगी, पेक्टिन उपस्थित होगा। और जीव द्रव्य कैसा होगा, क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म में विभेदित होता है। उसके बाद आगे लिखिए इसमें जीव द्रव्य। देखो भाई, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसके अंदर केंद्रक नहीं होगा, तो केंद्रक द्रव्य भी नहीं होगा। अगर केंद्रक द्रव्य होता तो बाहर वाला द्रव्य क्या बोला जाता, कोशिका द्रव्य। देखो समझ लो, जैसे तुमने पढ़ा होगा कभी, ये जो कोशिका है इसके अंदर अगर केंद्रक है तो यहाँ जो द्रव्य होगा वो क्या बोला जाता है, केंद्रक द्रव्य। बाहर जो होगा वो कोशिका द्रव्य, दोनों मिलके जीव द्रव्य। लेकिन ये तो कोशिका ही प्रोकैरियोटिक है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है ऐसा, है ना। तो वो पूरा ही क्या हो जाएगा उसका, जीव द्रव्य। द्रव्य मतलब उसका जो भी उसमें लिक्विड कंटेंट है, ठीक है, जो भी उसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है। तो जीव द्रव्य ये क्या होता है, 2 भाग होते हैं इसकी, 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। बाह्य भाग और अंतः भाग। जो अंतः भाग होता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोप्लाज्म, यानी कि केंद्रीय। यहाँ केंद्रक नहीं लिखा, ध्यान देना, केंद्रक नहीं है यहाँ, केंद्रीय है, मतलब सेंट्रल एरिया में है, ना कि न्यूक्लियस में है, ठीक है। थैंक यू। सेंट्रोप्लाज्म केंद्रीय भाग में। और दूसरा क्या हो जाएगा, क्रोमो। क्रोमो शब्द कहां से आया, क्रेयॉन से। और क्रेयॉन क्या होते हैं, कलर्स, है ना। छोटे बच्चे होंगे जब भरे होंगे तरबूज में, खरबूज में, है ना, तो क्रोमो नहीं भरे थे,
ये परिधीय भाग में द्रव्य होता है, क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है, तो जो सेंट्रोप्लाज्म क्रोमोप्लाज्म सेंट्रोप्लाज्म को क्या कहते हैं, कई बार इसे आद्य केंद्रक भी कहा जाता है, यानी ये माना जाता है कि शायद इसी तरीके से धीरे धीरे केंद्रक विकसित हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो डीएनए वगैरह जो भी होगा इसका वो यही तो होगा सेंट्रल एरिया में, लेकिन बाहर क्या होगा, बाहर वाला जो हिस्सा है उसमें थैलेकॉइड यानी कि परिधीय भाग में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषी पटलिका। और प्रकाश संश्लेषी पटलिकाओं में क्या होगा, वर्णक। और वर्णक कौन कौन से होंगे इसमें, देखो भाई क्लोरोफिल के भी प्रकार होते हैं, ए बी सी, है ना। उसकी बात ऐसे, हाँ तो लिखिए इसमें क्लोरोफिल ए होता है मुख्य रूप से, इसमें क्लोरोफिल ए। इसके अलावा इसमें क्या होगा, कैरोटीन। कैरोटीन को कैरोटीन क्यों कहते हैं, गाजर से निकाला गया था, वेरी गुड। ठीक है, किसने बताया, रोहन, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए, इसके अलावा उसमें क्या होगा, कैरोटीन, जेंथोफिल और सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइको एरिथ्रिन। नहीं ऐसी बात नहीं है, सबको आता है आंसर, सी फाइको साइनिन। और दूसरा क्या होगा, सी फाइको एरिथ्रिन। बना लिया, हाँ डायग्राम तो बनाना ही, लिखना ही तो है। कुछ कभी कभी इसके अंदर क्या होती है, रिक्तिकाएं भी पाई जाती है। ठीक है, रिक्तिकाएं कभी कभी उपस्थित होती है, तो यहाँ या फिर कूट रिक्तिकाएं होती है, तो इसमें लिख लीजिए रिक्तिकाएं कभी कभी उपस्थित, या कभी कभी को क्या कहते हैं, यदा कदा। हाँ सही बता रही हूँ, ठीक है, तो मिटा दूं, ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे कि इसमें जनन कैसे होता है। अच्छा एक बात और, यहाँ ना ये इसके बीच में कोई झिल्ली वगैरह नहीं होती है, देखो ऐसे समझना, ये कोशिका है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये कोशिका भित्ति है, ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति को हम ऐसे डार्क कर देते हैं। अब यहाँ ये स्थिति है, देखो समझना, देखो यानी ये सेंट्रल पार्ट हो गया और ये परिधीय हिस्सा हो गया, कहीं कोई झिल्ली वगैरह नहीं है ना, ये फैला हुआ है बस, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, डेंस, ठीक है, डेंस मतलब थोड़ा सा थिक, यहाँ ज्यादा इकट्ठा हो गया, यहाँ थोड़ा बिखरा हुआ हो गया द्रव्य, ठीक है, कहीं कोई झिल्ली वगैरह इसमें नहीं है, कोई अंतर नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते हो, ठीक है ना, वो एक ही का भाग है, ये बात और याद रखना। तो आगे इसमें लिख लीजिए जनन। हाँ भाई मिटा दूं राधा मोहन, हाँ आगे लिखिए जनन। यहाँ लिखिए, नॉस्टॉक में लैंगिक जनन का अभाव होता है, पाया ही नहीं जाता है।
लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज फिर उसमें क्या होगा, या तो कायिक जनन होगा या फिर अलैंगिक जनन होगा। ठीक है, कायिक जनन का मतलब क्या होता है, पौधे का कोई भी भाग जो है ना, गिर जाए, टूट जाए, अलग हो जाए और नया जीव बना दे, तो उसे क्या बोलेंगे, कायिक। लेकिन एक विशेष संरचना बने और अर्धसूत्री विभाजन ना हो, ठीक है, और एक विशेष संरचना बने, उसके अंदर और छोटी छोटी कोशिकाएं बने और वो तुरंत नए पौधे का या नए जीव का निर्माण कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। समझ आ रही है बात? आ रही है तो ठीक है, नहीं तो पढ़ लो तब समझ आ जाएगी। तो कायिक जनन की विधियां होती है, कौन कौन सी, पहला लिखिए, विखंडन। विखंडन को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, टूटा फूटा नया बना दिया, सबसे बढ़िया विधि है ना। हाँ, जैसे इसमें लिखिए यांत्रिक क्षति, कैसे होती है यांत्रिक क्षति, ऑसिलेटोरिया में हुई थी ना, ये ऐसे यांत्रिक क्षति या फिर दुर्घटनावश, कोई हादसा हो गया बेचारे के साथ, टकरा गया कहीं वो जाकर के, या कोई दूसरा जीव आ गया उसकी वजह से। नए नॉस्टॉक्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लिखिए हॉर्मोगोनिया द्वारा, हॉर्मोगोनिया द्वारा, इसमें लिखिए, यानी कि हेटेरोसिस्ट और नॉर्मल कायिक कोशिका जहां पर एक दूसरे से इकट्ठी होती है वहीं पर टूट जाती है, और टूटने के बाद ट्राइकोम के अनेक खंडों को क्या कहते हैं, हॉर्मोगोनिया। तो इसमें लिखिए कायिक या सामान्य कोशिकाएं जहां पर हेटेरोसिस्ट से संबंधित होती या संलग्न होती, जुड़ी हुई होती, बने कायिक खंड हॉर्मोगोनिया कहलाते हैं। जो नए ट्राइकोम बनाते हैं, ठीक है। और एक गजब की बात यह कि जो नए ट्राइकोम बनते हैं वो पुराने वाले का साथ नहीं छोड़ते हैं, जो पुरानी कॉलोनी से अलग नहीं होते,
ठीक है। कॉलोनी मतलब जब एक साथ रहे, एक तंतु एक साथ अकेला नहीं रहेगा। देखो इसके तंतु ऐसे है ना, ये बहुत सारे एक साथ ऐसे हैं, ये तो एक एक तंतु बन गया, ठीक है। ऐसा ही दूसरा तंतु हो गया, ठीक है, ये जैसे दूसरा तंतु बना, ठीक है। तो क्या हुआ, ये दोनों तंतु एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई और भी रहने लग गया, ये तीसरा तंतु आ गया इनमें इधर, ठीक है। तो अब इस स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, कॉलोनी। क्या बोलेंगे इसको, कॉलोनी, ठीक है। देखो भाई डायग्राम बना के आओगे ना जब मेन एग्जाम में, तो पेंसिल लेके जाना और पेंसिल की नोक लंबी रखना और उसके बाद शेडिंग से बनाना, डायग्राम फटाफट बनते हैं। एक एक मिनट की चलती है, एक एक सेकंड में बन जाता है। डीएनए फिक्स एक सेकंड में घड़ी लगा के बना सकते हो, फिक्स एक सेकंड में डीएनए। बना बना, तो इसलिए कह रही हूँ शेडिंग आपकी पेंसिल से ही होनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम बनाने में ऐसे घिसा घिसा नहीं जाता है कॉपी पे, पेंसिल ही घिसते रहते हैं, एक एक घंटा बिता देते हैं बच्चे, ठीक है। तो डायग्राम फटाफट फटाफट बनाना शुरू कर देना, क्योंकि डायग्राम तो बनानी बनाने, अभी तो फाइलें बनानी है, जूलॉजी की फाइल, फिर बॉटनी की फाइल। तो आगे लिखिए अलैंगिक जनन, ठीक है, मिटा दो। अभिषेक बातें नहीं करते, तो आगे लिखिए अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कैसे होता है, पहला लिखिए एकाइनीड्स द्वारा या निश्चेष्ट बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु, या उसे क्या कहते हैं, एकाइनेट्स। लिखिए प्रतिकूल परिस्थितियों में चिरकालिक संरचना के रूप में चिरकालिक मतलब बताई थी, हाँ एक बहुत लंबे समय के लिए, है ना। देखो भाई हमेशा के लिए वैसे तो होता, चिर का मतलब यही है ना, लेकिन हमेशा के लिए तो कोई चीज धरती पे परमानेंट नहीं है, हम भी नहीं है ना। तो कोरोना भी नहीं है ना, यानी कि कोई भी चीज परमानेंट तो नहीं है इस धरती पे, तो एक बहुत लंबे समय तक, है ना। प्रतिकूल परिस्थितियों में चिरकालिक संरचना जो होती है वो क्या करेगी, निश्चेष्ट बीजाणु के रूप में, है ना, विश्राम अवस्था, जब तक मतलब जब तक अनुकूल परिस्थितियां नहीं आ जाती तब तक के लिए वो इकट्ठा रहता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए विश्राम अवस्था या आर्थो बीजाणु, आर्थो बीजाणु। दो हेटेरोसिस्ट के बीच की संरचना
के रूप में एकाइनिड्स बनते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी। ये बड़े और मोटी कोशिका भित्ति वाले होते हैं। गोलाकार होते हैं। एक मिनट मैम, बस अभी रिजॉइन करवाएंगे। भित्ति वाले गोलाकार होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है? साइनोफाइसियन स्टार्च, बस ये इसके बाद साइनोफाइसियन स्टार्च प्रचुर होती है, इकट्ठी रहती है। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, अनुकूल परिस्थितियों में नया नॉस्टॉक बनाते हैं। ठीक है, अब आप लोग रिजॉइन करें।